पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आबादी का 50% से ज़ायद हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है या बच्चों पर मुश्तमिल है। ख़वातीन 50% से ज़ायद आबादी के बावजूद एक वल्नरेबल ग्रुप समझा जाता है, एक ऐसा ग्रुप समझा जाता है कि जो ज़ेर अताब जिसको कह सकें। हाल ही में हमने देखा कि गुजरात में भी फैमिली कोर्ट के अंदर एक खातून का मर्डर हो जाता है उनके अपने हस्बैंड के हाथों। इस तरह के मर्डर्स के बारे में हम बहुत सुनते रहते हैं, कभी गैरत के नाम पे, ऑनर किलिंग के नाम पे, कभी कारोकारी के नाम पे। इस सब पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शायद सिर्फ महज एक मर्डर नहीं है, एक पैटर्न बन चुका है। और इस पैटर्न पे बात करने के लिए हम कामरान आदिल साहब मौजूद हैं यहाँ शो में। सर वेलकम टू द शो। सर, मर्डर तो अमूमन ये समझा जाता था कि मर्डर है, लेकिन ये जो ऑनर किलिंग है इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई, बहुत ज़्यादा बहस भी हुई। ये बाकी आम मर्डर से हट के कैसे है? मुझे सिर्फ एक जनरल पहले आपसे जानना है और उसके बाद मुझे लॉ पे आपका कमेंट चाहिए कि लॉज कहते क्या हैं। जी, बस स्मॉल प्रिलिमिनरी। एक तो जेंडर बेस्ड वायलेंस एक ब्रॉडर कैटेगरी है, उसके अंदर कई किस्म के ऑफेंसेस आते हैं जिनमें से एक किस्म ऑनर किलिंग की है। अब ऑनर किलिंग की डेफिनेशन कोई मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी एक डिस्क्रिप्शन लें तो ऑनर किलिंग आमतौर पे उन किलिंग्स को कहते हैं, उन मर्डर्स को कहते हैं जो घर की कन्फाइंस के अंदर हो रहे हैं। ठीक है। जो विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस हो रहे हैं, जिसमें फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हैं, तो उनको आमतौर पे कैटेगराइज करते हैं। ये सर ऑनर किलिंग जिसको हम उर्फ़ आम में गैरत के नाम पे कत्ल भी कहते हैं, इस मर्डर, क्योंकि ये भी एक मर्डर है और आम मर्डर जो किसी भी वजह से होता है, इनमें एक फ़र्क हम मोटिव का या इसके पीछे सोच का कह सकते हैं, या जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि अमूमन ये एक ऐसा मर्डर है जिसमें फैमिली मेम्बर्स खुद इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो लॉ में फिर आता होगा कि इसको साबित कैसे करना है। उस पर आने से पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हमारा लॉ स्पेसिफिकली ऑनर किलिंग को कहीं डील करता है? जी, हुआ ये था कि इसकी क्रिमिनलाइजेशन जो है वो 2004 में जाकर हुई। जो हमारे मुल्क का जो प्राइमरी क्रिमिनल लॉ है, दैट इज़ पाकिस्तान पीनल कोड, विच वाज रिटन इन 1860। जी, ठीक है। उसके बाद इसमें बड़ी तब्दीलियाँ आईं। 89 में एक फेडरल शरीयत कोर्ट का फ़ैसला आया जिसमें हुक्म दिया गया कि किसास और दियत का कानून जो है उसको पाकिस्तान पीनल कोड में ऐड किया जाए। जी, ठीक है सर। उसके मुताबिक अमेंड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक ये फ़ैसला गया और उसकी रोशनी में डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट एनैक्टमेंट्स की शक्ल में, जो कि फाइनली फर्म अप हुआ 1997 में, किसास एंड दियत रिलेटेड प्रोविजंस डाली गई। तो एक हमारा हाइब्रिड, जो हमारा मर्डर लॉ था वो हाइब्रिड हो गया, इन द सेंस कि एक उसमें पहले इंग्लिश की कैटेगरीज थी, ठीक है, जिसमें फर्स्ट डिग्री मर्डर, सेकंड डिग्री मर्डर, इस तरह से कैटेगरीज थी, और उसके अंदर एक्सेप्शंस थी, जिसमें से एक एक्सेप्शन बड़ी रेलिवेंट है जो मैं अभी हाईलाइट कर दूं, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। बट ये सारी स्कीम जो है इसको चेंज कर दिया इस्लामिक लॉ की स्कीम ने, वो जो आई 1997 में, उसको कोडिफाई कर दिया गया, उसको पाकिस्तान पिनल कोड का हिस्सा बना दिया गया। इट डिड नॉट कम एज अ सेपरेट इनैक्टमेंट, उसको अंदर ही एक चैप्टर पूरा उसके साथ ऐड किया गया। और उसमें भी जाके फिर अमेंडमेंट 2004 में फर्स्ट हुई। पहले 2001 में एक जजमेंट आई, लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, जिसमें उन्होंने इसको चूँकि आपको पता है कि इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है ऑनर किलिंग का, इसकी बेसिस, इसकी रूट्स कस्टमरी थी। जी, मेरा ख्याल है शायद आम मर्डर को भी ऑनर किलिंग का नाम इसलिए दिया जाता था कि कस्टमरी एक सिंपैथी हासिल की जाए, चलती थी ये जी। तो और ये सिर्फ मतलब इसका कोई रिलीजन वाला बैकग्राउंड नहीं था, कस्टमरी था। तो आर्टिकल 8 के टच स्टोन पे लाहौर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि ये जो ऐसे जो मर्डर्स हैं वो ऑनर किलिंग को उन्होंने फिर जूरिस्प्रूडेंस में आया। और उसके बाद इसकी पहली लेजिस्लेशन 2004 में हुई, जो कि 2005 में नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता है जनवरी में, जो वुमेन प्रोटेक्शन लॉ है, और उसमें ऑनर किलिंग को इसको क्रिमिनलाइज किया गया एज अ सेपरेट कैटेगरी। उससे पहले आपको ये सेपरेट कैटेगरी नहीं मिलता, इट वॉज पार्ट ऑफ मर्डर लॉ इन दिस कंट्री। इसमें मैंने आपका आर्टिकल भी आपने लिखा रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ के लिए, जिसमें जस्टिस सेक्टर रिस्पॉन्स टू ऑनर किलिंग्स इन पाकिस्तान, उसमें भी आपने इसका ये जिक्र किया और उसमें रिप्रोड्यूस किया कि ऑफेंस कमिटेड इन द नेम और ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर मीन्स एन ऑफेंस कमिटेड इन द नेम और ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ कारोकारी, सियाकारी और सिमिलर अदर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस। तो ये बिल्कुल ये उसका मैंने स्क्रैप भी यहाँ पे डाला। तो इसकी क्रिमिनलाइजेशन पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है
अनफॉर्चुनेटली जब हमारे यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात होती है तो हम सिर्फ नेगेटिव बातों को हाईलाइट करते हैं। दिस वाज अ वेरी गुड पॉजिटिव, जिसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए ताकि आपका बैलेंस व्यू रहे, वरना लोगों का बहुत लॉपसाइडेड व्यू है, पीपल आर वो फिर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और होपलेसनेस पैदा होती है अगर आप सिर्फ नेगेटिव बातें करें। तो पहली एक अच्छी बड़ी अमेंडमेंट 2004 में आई कि इसके ऊपर एक स्पेसिफिक लॉ आ गया और इसको एज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ वो मान लिया गया, ऑफेंस मान लिया गया। तो ये पहली थी, इसीलिए इसका पहला हिस्सा हमने क्रिमिनलाइजेशन के हवाले से कवर किया है कि इट्स शुड क्रिमिनलाइज्ड, उससे पहले क्रिमिनलाइज नहीं था। ठीक है सर, एक सेपरेट कैटेगरी नहीं थी, एक आम मर्डर की तरह था। और इसके फिर जो एंसिलरी मैटर्स हैं, मसलन इसकी जिन केसेस में ऑनर किलिंग होगी उन केसेस में कंपाउंडिंग का क्या इफेक्ट होगा, जी सर, ये इंपॉर्टेंट है, सेंटेंसिंग कैसे होगी, उसके अंदर और जो चीज़ें वो इसमें फिर कवर जी। ये क्योंकि अभी मैं आगे चल के आपसे इस पे बात भी करूंगा, ये लफ्ज़ कि इसको एक सेपरेट कैटेगरी कर दिया, इसकी बहुत बड़ी लीगल इंप्लीकेशन भी है और लोगों की ज़िंदगियों पे फिर इसकी बहुत बड़ी इंप्लीकेशन है आगे चल के वो भी। तो 2004 के बाद सर फिर 2016 में इसके ऊपर और जब ये एक कंदील बलोच वाला केस हुआ तो ये पहले से ही बहुत ज़्यादा डिस्कोर्स में थी, लेकिन फिर एकदम ट्रिगर कर गई और 2016 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत फिर नई अमेंडमेंट्स ऐड की गई ऑनर किलिंग स्पेसिफिक। जी सर, जिसके अंदर इसकी सेंटेंसिंग को भी लॉ किया गया और कहा गया कि जो मर्डर की कैटेगरीज हैं 302 जो सेक्शन है 302 उसके अंदर ए, बी और सी है। जब सज़ा दी जाएगी ऑनर किलिंग में तो सी कैटेगरी में दी जाएगी, ए और बी वाले जो कि किसास और दियत से उसको नहीं बल्कि इसको फसाद फिल अर्ज़ की कैटेगरी में डील करके ज़्यादा सज़ा दी जा सकती है। सर ये एग्जैक्टली ये बात, ये जो फसाद फिल अर्ज़ है, क्योंकि हम ऑनर किलिंग का जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ऑनर किलिंग बेसिकली वो मर्डर है अमूमन जो किसी घरेलू वजह की बुनियाद पे दिया जाता है, गैरत के नाम पे, किसी भी नाम पे, और उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता था कि मारने वाले ही कंप्लेनेंट हैं एक किस्म के, वही पुलिस के सामने के वारिस भी वही बन जाते हैं और मर्डर भी उन्होंने किया, तो उनकी सज़ा हो नहीं पाती थी। तो ये फसाद फिल अर्ज़ डिक्लेयर करने से क्या फ़र्क पड़ गया? फसाद फिल अर्ज़ की बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है, इट इज़ मोर देन ऑनर किलिंग। अगर आप अभी कल एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का माफ अली केस, मैंने आपसे अभी इससे पहले प्रीलिमिनरी में डिस्कस किया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का एक तरफ फैसला है और एक जज जो है उनका एक दूसरी तरफ फैसला है। माफ अली केस के अंदर कोर्ट में एक बच्ची बैठी हुई थी जो कि दारुल अमान उसको भेज दिया गया था और उसका फैमिली डिस्प्यूट था, फैमिली मैटर, उसका फैमिली सूट चल रहा था, फैमिली जज के सामने उसको पेश करना था। कोर्ट में आके 2013 का वाक़या है, माफ अली नामी उसका जो खावन था उसने आको उसको अदालत के अंदर इन फ्रंट ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसने फायर करके अपनी बीवी को कत्ल किया और उसको फिर आउटरेजियस टाइप ऑफ मर्डर के अंदर कैटेगरी में रख के, तो इसके अंदर ऑनर किलिंग प्लस चीज़ें कवर्ड हैं। जी सर, और ऑनर किलिंग के कॉन्टेक्स्ट में फिर इसका क्या फ़र्क पड़ा? इससे बहुत फ़र्क पड़ा। नंबर 1 इसमें एक तो ये हुआ कि इस पे कंपाउंडिंग का 345 का वो वाला इफेक्ट, जो कि कंपाउंडिंग का एक सेक्शन 345 है जो कहता है कि कंपाउंडेबल चीज़ों में जुडिशरी का या जजेस का, तो उनकी स्पेस क्रिएट की गई कि वो कंपाउंडिंग के बावजूद भी इसमें सज़ा दे सकते हैं। जी ठीक है। और दूसरा जो पुलिस अब इसमें मुद्दई बन जाती है वो, इसकी काफ़ी सारी मुश्किलात थी, बहुत पिक्यूलियर बातें हैं। फॉर एग्जांपल पहला इशू तो इसकी मेजरमेंट का है, हाउ डू यू मेजर ऑनर किलिंग, चूँकि ऑनर किलिंग की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। अगर आप 311 जहाँ पे फसाद फिल अर्ज़ का जिक्र है, अगर आप उसको मेजर करें तो एक डिफरेंट मेजर निकलता है। अगर आप उसको सिर्फ 302 की ब्रॉड कैटेगरी में लेके चले तो उसके अपने प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मेजरमेंट का इशू है। अगर आप पंजाब पुलिस का डाटा देखें तो इट इज़ ऑन अ डिक्लाइनिंग साइड, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है वो एक डिफरेंट व्यू पेश करती है। तो इसकी मेजरमेंट प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मेजरमेंट नहीं होगी तो इसकी मैनेजमेंट नहीं होगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो 2024 के फिगर्स दिए हैं जो 405 रिपोर्टेड ऑनर किलिंग्स हैं। जी, वो न्यूज़ आइटम्स बेस्ड है, न्यूज़ आइटम बेस्ड, और ये अंडर रिपोर्टेड लगता है फिर भी बावजूद इसके। आपको पता है कि उसका हमेशा गैप रहेगा। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर एक पूरा लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। बट हैविंग सेड दैट ये एक दोनों एक्सट्रीम्स हैं, तो मेरा ख्याल है गोल्डन मीन कहीं दरमियान में होगी, प्रॉपर मेजरमेंट कहीं बीच में होगी। बट येस, इट गिव्स यू एन इंडिकेटर कि ये कितना बड़ा इशू है। दूसरा इसका जो इशू है वो इसकी फिर इशू था कि, और ये इसमें क्रेडिट आपको पुलिस की लीडरशिप को देना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर इसमें मुद्दई बने। जी सर, ये क्योंकि ये सवाल लोग अब ये किसी लॉ में कवर्ड नहीं है। लोग अक्सर हमसे बात करते हैं, वकला खास तौर पे बात करते हैं कौन सी लीगल प्रोविजन है। आपको पता है क्रिमिनल लॉ में मौजूद है, एनीबडी हु नोज अबाउट एनी ऑफेंस ही कैन रिपोर्ट इट। जी, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई। इसमें पुलिस अफसरों ने मुद्दई बनने ही नहीं दिया
फैमिली मेम्बर्स को। जी तो जी। ये बहुत बड़ा प्लस था, इसको उतना ज़्यादा ऑब्वियसली अप्रिशिएट नहीं किया गया क्योंकि वो बात उस तरीके से नहीं हो पाती, बट दिस वाज अ वेरी गुड प्लस। इसके बाद ये हुआ कि ओनरशिप जो है उस क्रिमिनल केस की वो इंटरेस्टेड पार्टी से निकल गई, क्योंकि इंटरेस्टेड पार्टीज तो खुद इल्ज़ाम लाया, उन पे इल्ज़ाम है कि अगर बाप या भाई मुद्दई बन जाता और वही मर्डर करने वाले वही हैं, मर्डर करने तो फिर वाला है, उसमें क्या एक भाई ने कत्ल किया या दूसरा भाई मुद्दई बन गया है, तो वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता था कॉम्प्रोमाइज। केस। तो पुलिस इसमें कंप्लेनेंट बनी है, जिसकी वजह से पुलिस के हाथ में कंट्रोल रह गया। और उन जी, इस बात को ज़रूर करना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊं कि हमारे जब से प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट बना है 2005 से, तो प्रोसिक्यूटर्स आर आल्सो वेरी लर्नड एंड दे आर विलिंग टू कम फॉरवर्ड, और वो बड़ा हमारा साथ देते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमने इस राइटअप में मैंने हाईलाइट की है वो है अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ। आप वकील हैं, आप जानते हैं, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मर्डर की कैटेगरी तो बन गई। आपने दोस्त कहा कि उसको मैयर करना एक अलहदा एक्सरसाइज है, सारा कुछ कैसे वो ऑनर किलिंग है नहीं है, वो कैसे उसमें फॉल, वो सब कुछ हो गया। जब हमने फॉल करवा लिया कि ये ऑनर किलिंग है, तो अब साबित कैसे होगा? चार दीवारी के अंदर अगर मर्डर हो जाता है और करने वाले ही उसको छुपाने वाले हैं, और क्रिमिनल का जो मैंने देख रखा है, सुन रखा है कि बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट आपको एक बेंच में आकर इससे साबित करना है किसी को एक्यूज बनाने के लिए कि उसके खिलाफ जो है वो बियॉन्ड डाउट साबित हो गया, जैसे अपनी आप आंखों से देखें और आपके यहाँ इसने मर्डर किया। मगर एक मर्डर अब चार दीवारी में हुआ है, तो अब वो कैसे साबित होगा? कौन साबित करेगा? इसमें भी ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें अभी जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में इसी पॉइंट पे काफ़ी सारे लॉयर्स को भी और मुझे भी उन्होंने मौका दिया कि इस पर मैं आके उनको असिस्ट करता। जी, मैं उसमें गया। इसके अंदर इशू ये है कि आर्टिकल 117 कानून शहादत का कहता है कि ओनस ऑफ प्रूफ इज़ ऑन द पर्सन हु इज़ एलिजिंग अ फैक्ट। आपका जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका जो आर्किटेक्चर है वो एक्यूज सेंट्रिक है। the one who alleges has to prove it. एक्यूज को वो फेवर देता है, ही इज़ अ ब्लू आइड पर्सन। तो विक्टिम सेंट्रिक, एक ऐसा विक्टिम जो बोल नहीं सकता, जो बता नहीं सकता, सोसाइटी जिसके खिलाफ खड़ी हुई है सारी की सारी, उसके अपने घर वाले उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, उस विक्टिम की गवाही कैसे इकट्ठी की जाएगी और कैसे लाई जाएगी। तो इसके ऊपर एक 2015 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, सईद अहमद केस, वो मैंने अपने राइटअप में भी कवर किया है। सईद अहमद केस में 3 मेंबर जज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने ये होल्ड किया कि आर्टिकल 122 को इस्तेमाल किया जाए कानून शहादत से, जो कि बात करता है एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ सर्कमस्टांसेस की। अगर एक बंद घर है, कमरा है, उसमें एक खावंद है और उसकी बीवी है और बीवी का कत्ल हो जाता है, तो अब वो जो खावंद है उसकी तरफ थोड़ा सा, इसको मैं शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं कहता, चूँकि उसको फिर बहुत लॉयर्स उसको कॉन्टेस्ट करते हैं कि आप शिफ्ट नहीं कर सकते बर्डन, लेकिन लॉ में ये गुंजाइश मौजूद है कि उससे एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ करके उसको एज अ सर्कमस्टेंशियल पीस ऑफ एविडेंस ट्रीट कर लिया जाए। लेकिन वो जो सवाल आपने पहले रेज किया कि अगर आप इसको एविडेंस मान भी लें तो इसकी वेटेज क्या है, क्या ये बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट होगा या नहीं होगा, उस पर देर आर मिक्स्ड ओपिनियंस ऑफ द जजेस। लेकिन ये जो सईद अहमद केस है, इसने इस बात को बड़ा हाईलाइट किया। सुप्रीम कोर्ट में इसका बल्कि रेलेवेंट पैराग्राफ वो हम अपनी स्क्रीन पे भी चला देते हैं, जो आप सारी बात कर रहे हैं वो ये समड अप है इसमें, that with regard to vulnerable members of society such as children, women and the infirm who were living with the accused or were last in his company, the accused ought to offer some explanation of what happened to them. If instead he remains silent or offers a false application, he casts a shadow upon himself. अब ये आपने जो भी बात की, this does not mean that the burden of proof has shifted onto the accused, as it is for the prosecution to prove its case. However, in respect of the helpless or the weak that require protection or care, it would not be sufficient for the accused to stay silent in circumstances which tend to incriminate him, and if he elects to do so, he lightens the burden of the prosecution. So the burden is on the prosecution. The burden, इन्होंने एक्सप्लेनेशन की बात की है, तो और उससे फिर एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ करने की बात की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर आपने पहला चैलेंज था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ दिस ऑफेंस, वो हो गया। दूसरा चैलेंज था इसकी ओनरशिप ऑफ द केस, वो आपने कंट्रोल भी ले लिया प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने। अब तीसरा स्टेप था कि विद इन द ट्रायल इसकी विक्टिम सेंट्रिक इंटरप्रिटेशन की जाए और बर्डन ऑफ प्रूफ किसी और हद तक अब कम एक किया छोटी जाए। बच्ची है 5 साल की, वो घर की कन्फाइंस में अगर हो जाती है, इफ़ शी हैज़ बीन शॉट डेड, अब उसको आप और उसके ऊपर सारे मिलकर उसके ऊपर उसको शील्ड करते हैं, उसका एविडेंस गायब कर देते हैं। तो जो लोग उसमें सारे सब में शामिल हैं, उन सब को डिसप्रूव करना कोर्ट ऑफ लॉ में
इज़ क्वाइट अ चैलेंजिंग एक्ट। तो उसको कवर करने के लिए एक टूल या एक लेजिस्लेटिव टेक्नोलॉजी ज़रूर इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन भी हो सकती है इन कमिंग ईयर्स। जैसे आपने देखा कि करप्शन के अंदर डीमिंग क्लॉजेस डाले गए, अगर एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ऊपर किसी के पास पैसे हैं तो उसकी तरफ आपने रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ किया, तो कुछ ऐसा इसमें भी शायद हमें देखना पड़ेगा। ये शायद विक्टिम सेंट्रिक हमारी दिस इज फॉर द लॉ रिफॉर्म फॉर फ्यूचर। जी, आपने पिछले भी एक शो में वो जाहिर जाफर केस में भी साइलेंट विटनेस थ्योरी का आपने जिक्र किया था कि हम हैं तो एक्यूज सेंट्रिक, हम मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ जूरिस्प्रूडेंस हमारी विक्टिम जी, वो सीसीटीवी कैमरास को उन्होंने बिलीव कर लिया और उन्होंने कहा कि वो साइलेंट, उस पर कैपिटल पनिशमेंट भी उसमें। तो अब वो उसमें जो उसके फैक्ट्स थे जाहिर वाले केस में, वो इसी तरह उस कन्फाइंस ऑफ दैट हाउस वो वाक़या होता है, ठीक है, दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, बट वो एक रिलेशनशिप था और वहाँ पे वो मौजूद थे, तो ही हैड टू एक्सप्लेन। इस तरीके से मुझे लगता है कि जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि जूरिस्प्रूडेंस का एक बड़ा इशू है कि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज़ टॉप टू बॉटम, कि जब तक टॉप कोर्ट उसको एम्ब्रेस ना कर ले तो नीचे वाले कोर्ट्स उसको एम्ब्रेस नहीं कर पाते। तो ये इसका एक इशू है, बट आई थॉट कि वी शुड ब्रिंग इट इनटू डिस्कोर्स, इस पर बात होनी चाहिए। हमारी बहनें बेटियाँ जो हैं उनकी प्रोटेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन है और दे ऑफ कोर्स रिक्वायर सम लीगल प्रोटेक्शन, और आई होप कि इससे कुछ फिगर्स में भी फ़र्क आएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। सर, इसके बाद सेंटेंसिंग का आपने लिखा और आपने लेकिन जिक्र किया लोगों के, अब मैंने आपने अभी जिक्र भी किया और यहाँ पे आपने लिखा भी कि वो केसेस जो कंपाउंडिंग या वेवर जिनमें हो सकती है, डिस्पाइट कंपाउंडिंग या वेवर, उसमें भी कोर्ट सेंटेंस। सादा अल्फाज में अगर एक आम बंदे को आप समझाना चाहते तो इसका क्या? जी, इस पर जब शुरू में जो किसास का लॉ आया तो उस वक्त आई वाज डूइंग लॉ, तो बहुत बहस होती थी कि आपने तो प्राइवेट कर दिया है कत्ल को, और कुछ हद तक वो ठीक भी थी बात कि भाई एक आदमी के साथ रोज़ मर्डर हो रहे हैं, 5-5 मर्डर हुए हैं, प्राइवेट मैटर बना हुआ है, इट इज़ नॉट अ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन। उसने कंपाउंड कर लिया, सारी एफर्ट स्टेट की ज़ाया हो गई, खामोशी इख्तियार कर ली गई। तो उसके बारे में फिर ये 2016 में इसको लॉ को इम्प्रूव किया गया और इसमें ये लाया गया कि 345 में जज के पास स्पेस क्रिएट कर दी गई कि वो अगर कंपाउंडिंग हो भी जाए, बाप या भाई कंपाउंड भी कर लें वो मैटर उसकी माँ के साथ या सो कॉल्ड वर्सा के साथ, तो इवन देन जज के पास ये स्कोप है कि वो सज़ा दे, और जजों ने दी हैं सज़ाएँ। वो एक अलहदा इशू है कि हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ दोज जजमेंट्स इज़ वेरी वीक। हमारे यहाँ पे जब भी फ्लैश होते हैं तो नेगेटिव बातें फ्लैश होती हैं। मैं कई मतलब ब्लास्फेमी के एस्पेक्ट्स में कहता हूँ कि सियालकोट वाले केस में जिसमें एक श्रीलंकन उसमें 84 पीपल वर कन्विक्टेड, तो उसको उस तरीके से मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, हालांकि उसमें तो बड़ी अप्रिसिएशन बनती है। 84 लोगों को कन्विक्ट करना, वो पूरी एविडेंस करवाना, उस वक्त के वहाँ पे जो सियालकोट के पुलिस ऑफिसर्स थे, जो प्रोसिक्यूटर्स थे, दे ऑल डिजर्व द क्रेडिट फॉर कमिंग हार्ड ऑन इट। तो हम जब भी बात करते हैं अपने डिस्कोर्स में तो हमारे यहाँ पे आई थिंक को भी साथ कवर करना चाहिए, जस्ट टू स्ट्राइक अ बैलेंस। येस, वी हैव वेरी सीरियस इशूज़ बट वी आर नॉट एज बैड एज वी ट्राई टू। अपने वो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का भी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तो हमारी काफ़ी इंप्रूवमेंट, नॉट कि कोई आइडियल है बट स्टिल हमारे बाकी पैरामीटर्स में तो फिर भी कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि उसकी रिजेंटमेंट तो हर वक्त रहती है, बिकॉज हर वक्त लोग चाहते हैं कि बेहतरी से बेहतर हो। बट ये जो एक पर्टिकुलर ऑफेंस है, इस पर अगर फोकस किया जाए, इस पर स्ट्रेटजीज़ को ठीक किया जाए, इस पर काम किया जाए। अभी एंटी रेप एक्ट बहुत अच्छा लॉ है 2021 का, उसमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ आगे लॉ रिफॉर्म में लाना चाहिए। मैं यही लास्टली आपसे यही, मेरे जहन में भी यही बात आ रही थी कि जो इस तरह के जो एंटी रेप हमारे लॉज आए हैं उनमें हमने देखा है कि इन्वेस्टिगेशन और इन चीज़ों में भी काफ़ी रिफॉर्म्स हुई हैं, जिसमें ख़वातीन का रोल बढ़ाया गया है उस सारे प्रोसेस के अंदर। ऑनर किलिंग के अंदर कोई इस तरह का रोल बढ़ाया गया है कि आप ख़वातीन की कोई उसमें रिप्रेजेंटेशन हो इन्वेस्टिगेशन में या किसी उसमें 2-3 अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये हुआ है कि सेक्शन 9 एंटी रेप एक्ट का ये कहता है कि ऐसे केसेस जिसमें ख़वातीन जेंडर के इश्यूज़ हों और बड़े सीरियस इश्यूज़ हों, इट इज़ नॉट रेफरिंग टू ऑनर किलिंग्स बट उसमें एक जनरल फ्रेमवर्क है, उसमें हायर लेवल की ऑफिसर उसकी जेंडर बेस्ड वायलेंस की या सिर्फ रेप के जेंडर बेस्ड वायलेंस, और उसमें रेप भी कवर्ड है, चिल्ड्रन भी कवर्ड है। एंटी रेप का आमतौर पे लोग मतलब समझते हैं कि
सिर्फ ख़वातीन से मुतल्लिक़ है। 2021 में जब ये लॉ आया था तो साथ में रेप की जो डेफिनेशन है उसको भी जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। अब एक मर्द के साथ भी उस कानून के मुताबिक रेप हो सकता है। तो खैर उसमें स्ट्रैटेजीज़ ये इंट्रोड्यूस कराई गई। इसी तरीके से अगर कोई खातून अरेस्ट होती है, मसलन अगर माँ लड़की की मिली हुई है बाप के साथ उसको हशप करने में, तो उसका अगर अरेस्ट होगा तो वो वुमन पुलिस ऑफिसर के साथ होगा। मेडिको लीगल जो है वो मेडिको लीगल लेडी डॉक्टर करेगी। तो ऐसे कई सेफ्टी वॉल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, पर इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो इसका स्केल बहुत ज़्यादा है और इसका जो मीडिया में फीडबैक और फ्लैशबैक आता है वो भी बड़ा सीरियस है। पर इस पर सीरियस डिस्कोर्स होना चाहिए। एक तो आपको पता है फ्लैशी सा डिस्कोर्स है विच अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ अट्रैक्शन, उसको बहुत ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बैलेंस व्यू जस्टिस सेक्टर रिस्पॉन्स का इस पे साथ साथ इवॉल्व हो रहा है और उसको मज़ीद स्ट्रेंथ होने की ज़रूरत है। जैसा कि सब आपने ये जिक्र भी किया, जैसे कामरान आदिल साहब ने जिक्र भी किया कि इसके ऊपर बात होती रही है। जहाँ तक मैंने नोट भी किया पैटर्न, जैसे कामरान आदिल साहब ने जिक्र किया कि 2016 में एक मर्डर होता है और उस मर्डर के बाद अचानक हमें ख्याल आता है। ऐसा नहीं है, सर ने जैसे पॉइंट आउट किया कि इस पर डिस्कशंस तो चलती रहती हैं, बट ये जितना इम्पॉर्टेंट इशू है कंसीडरिंग कि हमारे जो ज़रा कम डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा है और अंडर रिपोर्टेड है, इस पे शायद मज़ीद काम करने की भी ज़रूरत है, तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। सर ने ख़ुद भी जैसे बताया कि मज़ीद शायद कुछ लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, मज़ीद कुछ पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि हम रिएक्शनरी लॉज बनाने की बजाय इससे पहले कि कोई और इस तरह के मर्डर्स हों उससे पहले मज़ीद इनको लूप होल्स को अपने कवर करें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।